So hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and now we are moving to the last chapter of our ISC class 12 Commerce. चैप्टर का नाम आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन, एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू कम इन योर एग्जाम फॉर रफली 4 मार्क्स. ठीक है, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है. रफली 4 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है. गिन चुन के 4-5 टॉपिक्स है और अगर आप अच्छे से फोकस करके सुनोगे नेक्स्ट आधे घंटे में तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको साथ में बताते चलता हूँ. जैसे कि ये वाला नीड इज लेस इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप एनी 2 पॉइंट्स भी करके चलोगे तो काफी है. ठीक है, व्हाट आर द नीड फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर को बचाना क्यों जरूरी है. देखो, कंज्यूमर के साथ मार्केट में बहुत तरीके की एक्सप्लॉयटेशंस होती है. ध्यान से सुनना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ. ठीक है, आपका पूरा ये वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो अटेंशन के साथ सुनना. जब देख ही रहे हो वीडियो तो प्रॉपर टाइम इन्वेस्ट करो, प्रॉपर अटेंशन दो. देखो, कंज्यूमर के साथ मार्केट में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है. एक्सप्लॉयटेशन बोले तो उनके साथ चीटिंग होता है. सिंपल भाषा में चीटिंग होता है उनके साथ. ठीक है, उनको एमआरपी से ज्यादा प्राइस में बेच दिया जाता है प्रोडक्ट. उनको एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं. उनको 1 kg का दाम लेकर के 800 ग्राम्स बेचा जाता है. मतलब वेट में कम कर दिया जाता है, क्वांटिटी कम बेचा जाता है. तो प्राइस ज्यादा ले लेना, क्वांटिटी कम दे देना, एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट्स देना, खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स देना, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन. तो आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या जरूरत है कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है बिहाइंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन. तो एनी 2 या 3 पॉइंट्स करके चलना. यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं आपको एक बार करवा देता हूं. जैसे कि नंबर 1 बोल रहा है कि कंज्यूमर इज द पर्पस ऑफ द बिजनेस. आपने बिजनेस शुरू क्यों किया है, कंज्यूमर को सर्व करने के लिए ना. और कंज्यूमर को ही चीट कर दोगे तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा. कंज्यूमर ब्रिंग्स रेवेन्यू और आप रेवेन्यू वाले कंज्यूमर को ही खत्म करोगे तो आप तो अपने रेवेन्यू को ही खत्म कर रहे हो. अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो आप. जो पैर आपको आगे ले करके जाता है, जिससे चलते उसी में कुल्हाड़ी मार दोगे तो चलोगे कैसे फिर. तो ये पहला लॉजिक है दैट यू शुड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, बिकॉज कंज्यूमर ही तो आपके बिजनेस का पर्पस था. क्यों शुरू किया था बिजनेस, कंज्यूमर को सर्व करने के लिए. नेक्स्ट एक बहुत जनरल सा पॉइंट है कि बिजनेस करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए. ठीक है ना, कोई भी बिजनेस, ऑफ कोर्स मनी इज इंपॉर्टेंट, बट इट इज डन टू सर्व द सोसाइटी, इट इज डन टू सर्व द ह्यूमन सिविलाइजेशन. और अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट ना करे तो फिर इंसानियत कहां बची फिर. एक दो और पॉइंट आप कर सकते हो. जैसे मैं एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 7 समझा देता हूं आपको, ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट. तो महात्मा गांधी ने ये कॉन्सेप्ट लाया था और उन्होंने बताया था कि देखो, एक्चुअली में जो भी हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेज है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, जो भी हमारे सोसाइटी में रिसोर्सेज है उसके ओनर कौन है. तो महात्मा गांधी ने बोला था कि जो सोसाइटी में रिसोर्सेज है उसके ओनर कौन है. ओनर है इस देश की जनता. ठीक है, ओनर कौन है, इस देश की जनता. लेकिन बिजनेस क्या है, बिजनेस जो है ना वो ओनली एक ट्रस्टी है. ट्रस्टी मतलब क्या होता है, ट्रस्टी मतलब होता है देखभाल करने वाला. तो जो रिसोर्सेज है, आज आप देखोगे इतने सारे बिजनेसेस हैं हमारे देश में, उन्होंने लैंड लिया हुआ है, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज लिए हुए हैं, कोयला वो लोग यूज करते हैं, ऑयल वो लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, तरह तरह की फॉरेस्ट रिसोर्सेज वो लोग यूज करते हैं. सो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इतना सारा कुछ यूज कर रही है. हु इज द ओनर ऑफ ऑल दीज रिसोर्सेज, पब्लिक. गांधी जी के हिसाब से पब्लिक वाज द ओनर. तो फिर बिजनेस क्यों यूज कर रही है, क्योंकि बिजनेस वाले देखभाल करने के लिए. ये जो सोसाइटी में अब पब्लिक कोयले का क्या करेगी, वो तो कोई बिजनेस ही उसका काम करेगा ना. तो बिजनेस को महात्मा गांधी के हिसाब से एक ट्रस्टी का रोल दिया गया कि आप सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उसका देखभाल करो. बट ये मत भूलना कि द रियल ओनर इज द कंज्यूमर और द पब्लिक. तो कहीं आप ये भूल मत जाना कि इंडस्ट्री चला रहे हो तो इसमें ये मत भूल जाना कि जो रिसोर्सेज है उसके ओनर आप हो गए. आप नहीं हो, ओनर सभी कोई है. Therefore, when you are using the resources of the society, when you are using everything from the society, you need to protect the society also. You can't cheat them. ठीक है, तो कोई भी आप 2-3 पॉइंट कर लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं. इंपॉर्टेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. और यहां से केस बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पार्ट से. आप ध्यान से सुनोगे
तो आपको समझ में आ जाएगा कहां पे क्या लिखना है, ठीक है। तो फुल अटेंशन के साथ सुनना। सबसे पहला राइट आता है राइट टू सेफ्टी। कौन सी सेफ्टी की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे एक फिजिकल सेफ्टी की बात हो रही है। जैसे कि आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस खरीदा और उस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को खरीदने के साथ जब आपने उसको यूज किया तो आपको शॉक लग गया, तो इसमें आपकी फिजिकल सेफ्टी का इशू आ गया। तो इन मैटर्स को लेकर के आप कंप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपका राइट था सेफ होने का। यू हैव अ राइट टू बी सेफ। और अगर प्रोडक्ट ने आपके फिजिकल सेफ्टी को हार्म किया है तो आप इसको लेके कंप्लेन कर सकते हो। तो आप इसको लेके कंप्लेन कर सकते हो। सेकंड जो सेफ्टी है वो है हेल्थ सेफ्टी। मैंने कोई फूड आइटम कंज्यूम किया जिसके बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई, तो उस फूड आइटम को लेकर के भी मैं कंप्लेन कर सकता हूं बिकॉज ये मेरी हेल्थ वाइज सेफ्टी को चैलेंज कर रहा है। तो वेदर इट इज फिजिकल सेफ्टी और हेल्थ वाइज सेफ्टी, दोनों सेफ्टी को यहां पे नजर रखा गया है, ठीक है। एनी प्रोडक्ट ऑफ एनी प्रोड्यूसर इज हार्मिंग अस फिजिकली और हेल्थ वाइज, वी कैन कंप्लेन इन द कोर्ट। कहां कंप्लेन करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो आपको अगर केस स्टडी में दिया कि खाना खा के तबियत खराब हो गया या इलेक्ट्रॉनिक आइटम से शॉक लग गया, तो आप इस राइट का यूज करके कंप्लेन करोगे। नेक्स्ट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ये लॉ मतलब बेसिकली लॉ में लिखा हुआ है कि कंज्यूमर के पास पूरा राइट है टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट विच ही इज बाइंग। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं प्रोडक्ट को बनाने में, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, ठीक है, प्रिकॉशंस क्या रखने हैं, जैसे अगर दवाई है तो दवाई में कुछ कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे क्या। तो ऐसे मतलब डिटेल आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो सेलर आपसे छुपाएगा नहीं। अगर वो नहीं भी बता रहा है, मतलब पहले अगर नहीं बताया, तो आपके पूछने पर तो उसे बताना ही पड़ेगा। अ कस्टमर हैज फुल राइट टू नो व्हाट ही इज बाइंग। जिसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइट टू चूज। मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। जिनके पास मेरा नोट्स है प्लीज आप भी थोड़ा लिखिएगा। ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब मेरे पास फ्रीडम है कि मैं एक आइटम पहले शॉप से खरीदूंगा और दूसरे आइटम दूसरे शॉप से खरीदूंगा। आई कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बाई एवरीथिंग फ्रॉम वन शॉप। शॉपकीपर मुझे ये नहीं बोल सकता कि तुम आइटम नंबर ए मेरे पास खरीद रहे हो तो आइटम नंबर बी भी मेरे से ही लेना पड़ेगा। ऐसा फोर्स नहीं कर सकता वो। मैंने अगर शर्ट एक शॉप से खरीदा तो मुझे पूरा राइट है कि मैं पैंट दूसरे शॉप से खरीदूंगा। वो मुझे फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं दोनों आपको यहीं से लेना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो आई हैव द फ्रीडम टू मेक फ्री चॉइस, राइट? ओके। तो अगर कोई शॉपकीपर फोर्स कर रहा है, ऐसा अगर केस स्टडी में आ जाए, तो आप इस राइट के अगेंस्ट में कंप्लेन करोगे। 4 और 5 आपको दोनों को साथ में पढ़ना होगा। देखो 4 और 5 क्या राइट बोलता है। फोर्थ राइट है कि आपको पूरा राइट है कि आप अपनी बातें, आप अपनी कंप्लेन फाइल करवा पाओ। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंप्लेन करवाने गए, बट जो कंप्लेन लिखने वाला है वो आपको बोल रहा है कि अरे छोड़ दो भाई, मत कंप्लेन करो, बहुत बड़ी पार्टी है, उसके अगेंस्ट क्यों कंप्लेन कर रहे हो, फंस जाओगे, तुम्हारे घर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, डोंट कंप्लेन। तो मेरे पास राइट है कि भाई तुम लिखो, मैं बोल रहा हूं ना तुम लिखो। आई हैव द राइट किस चीज का? टू बी हर्ड। मुझे अपनी तकलीफें सुनाने का, मुझे अपने प्रॉब्लम्स सुनाने का पूरा राइट है। यू कैन डिनाई माई राइट, यू कैन tell me that you are not going to take my complaint. You have to take my complaint because this is my right. Right number 4, you have to take my complaint. You have to listen to what I'm complaining. तो अगर कोई कंप्लेन लिखने वाला वो बोल रहा है कि अरे छोड़ो यार, क्या अमाउंट, 10 रुपए का चिप्स के लिए तुम कंप्लेन करने आ गए, 10 रुपया तो है, तुम्हारे लिए 10 रुपया होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, तुम लिखो, ठीक है ना। तो हमारे पास राइट है, अमाउंट छोटा हो या सामने वाली पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उससे मैटर नहीं करता, हमारे पास राइट है, सरकार ने राइट दिया है, लिखो कंप्लेन, सुनो। तो सुनाने का पूरा पूरा राइट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज में केयरफुल रहना, इस पे मैं स्टार मार्क लगा दे रहा हूं, केयरफुल रहना। बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये टेंडेंसी होती है कि कोई भी केस स्टडी आता है ना, कोई भी केस स्टडी आता है उसमें वो यही वाला राइट लिख देते हैं। आपको ये राइट को यूनिवर्सली यूज नहीं करना है। कोई भी केस स्टडी आएगा उसमें लिखा रहेगा कि नाउ व्हाट शुड द कंज्यूमर डू, अंडर व्हिच राइट द कंज्यूमर शुड मेक द कंप्लेंट। स्टूडेंट लिख के आ जाते हैं राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर को जाना है और अपनी बात सुनाना है। अरे भाई,
बात सुनाने वाला राइट तब यूज करते हैं जब हमारी बातें सुनने से डिनाई की जा रही है, नॉट ऑलवेज। अगर हमारा कंप्लेन लेने से रिफ्यूजल आ रहा है तो ये वाला राइट यूज करेंगे। डोंट यूज इट एवरीवेयर, समझ लो। अच्छा, फिफ्थ राइट क्या है? फिफ्थ राइट है कि देखो हमारा कंप्लेन तो सुन लिया पर सुन के बैठा हुआ है, कोई सोल्यूशन ही नहीं। वी हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल का क्या माने होता है? रिड्रेसल का मतलब होता है सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारी बातें सुन के बैठ गए, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी की, हमारी बातें सुन के बैठ गए। अरे सोल्यूशन दो, व्हाट शुड आई डू? मतलब मुझे रिफंड मिलेगा या मेरे गुड्स रिपेयर होंगे या एक्सचेंज होगा, रिटर्न क्या होगा, कुछ तो करो। आप सिर्फ सुन के बैठ गए। राइट टू बी हर्ड था तो आपने बोला अच्छा ठीक है, राइट टू बी हर्ड है, सुन लेते हैं। सुन के बैठ गए, मैंने कंप्लेन लेके बैठ गए, सोल्यूशन कब मिलेगा? तो इसीलिए पॉइंट नंबर 5 में सोल्यूशन भी दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नंबर 6 वेरी सिंपल। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट, एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट एजुकेटेड। देखो आप तो कॉमर्स वाले हो, आप तो एजुकेटेड हो रहे हो कंज्यूमर राइट से, बट व्हाट अबाउट योर साइंस फ्रेंड्स जो साइंस में है? व्हाट अबाउट दोज जो आर्ट्स में है? वो तो कभी कंज्यूमर एजुकेशन का चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे। तो उनको कौन एडुकेट करेगा? उनको गवर्नमेंट एडुकेट करेगी। वी ऑल हैव द राइट टू गेट एडुकेटेड। एडुकेशन मतलब यहाँ पे वो एडुकेशन नहीं, वो स्कूल वाला एडुकेशन नहीं, कंज्यूमर एडुकेशन की बात हो रही है। कंज्यूमर एडुकेशन मतलब ये जो राइट्स है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये कंज्यूमर्स को कौन सिखाएगा? गवर्नमेंट सिखाएगा। सो बिग सिटीज में क्या होता है ना, बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, मेट्रो स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स होते हैं, वहां पे कंज्यूमर के राइट्स के बारे में लिखा होता है, जिससे कंज्यूमर पढ़ पढ़ के समझे और अपने आप को एडुकेट करे। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स वाले तो स्कूल में सीख लेंगे, बट बाकियों का क्या? तो उनको गवर्नमेंट एडुकेट करेगी, ये कंज्यूमर का राइट है, गवर्नमेंट हैज टू डू इट। ठीक है, एंड लास्ट ये वाला ओनली आईएससी के बुक्स में मिलेगा। ये अगर आप किसी सीबीएसई टीचर का वीडियो देखते हैं तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको मतलब अपने सब्जेक्ट्स के लिए आईएससी टीचर्स का ही वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, सीबीएसई वालों का देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सिर्फ आईएससी की बुक्स में लिखा रहता है, सीबीएसई बुक्स में ये नहीं है। क्या है ये पॉइंट? ये बोल रहा है कि कंज्यूमर का राइट है ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। मतलब अगर कोई फैक्ट्री है जो बहुत ज़्यादा स्मोक उड़ा रही है या बहुत ज़्यादा केमिकल्स वो लोग रिवर में डिस्चार्ज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तरह तरह की पोल्यूशन कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। पोल्यूशन लेवल एक होता है जिसकी परमिशन ली जाती है, परमिटेड लेवल से ज़्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, तो उन फैक्ट्रीज के अगेंस्ट में भी कंज्यूमर्स कंप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी कंप्लेन हो सकता है। तो बेसिकली देयर आर 7 राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर, और अगर कंज्यूमर को लगे कि उसका कोई भी राइट इनमें से छीना जा रहा है तो वो उसके लेके कंप्लेन कर सकता है। कहां करेगा वो थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, क्या कंज्यूमर सिर्फ हमेशा विक्टिम कार्ड ही खेलेगा? क्या कंज्यूमर सिर्फ हमेशा बेचारा बना रहेगा कि हम हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ? नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंज्यूमर की भी बनती है, थोड़ा तो उसको भी एक्टिव रहना पड़ेगा। ही कांट ऑलवेज क्लेम द विक्टिम कार्ड। ठीक है ना? क्या क्या उसको उसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, क्या क्या उसे अपने तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी पड़ेगी। नंबर 1, ही शुड एक्सरसाइज द राइट्स। आपको 7 राइट्स दिया गया है लॉ में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, तो उस लॉ के जो राइट्स है उसको यूज करो। नंबर 2, आप फुल इंफॉर्मेशन के लिए पूछो सेलर से। अगर सेलर ने खुद से नहीं बताया तो यू आस्क द सेलर। बाद में आप थोड़ी बोल सकते हो कि यार एक्सपायरी गुड्स दे दिया एमआरपी से ज्यादा, तो तुम क्या कर रहे थे, तुमने पूछा क्यों नहीं? बच्चे हो क्या आप तो बच्चे हो, मतलब मैं कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बी क्वालिटी कॉन्शियस। खुद से एक बार क्वालिटी चेक कर लीजिए। जब आप कुछ खरीद रहे हो तो खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करना, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आजकल तो मार्क्स आते हैं ना, स्टैंडर्ड मार्क्स आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में आईएसआई मार्क रहता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में एग मार्क रहता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जिसमें मार्क्स रहते हैं, तो वो मार्क्स देखो कि वो मार्क्स है कि नहीं, वो क्वालिटी का अश्योरेंस रहता है।
फिर बाद में अगर क्वालिटी नहीं निकला तो आप कंप्लेन कर सकते हो, बट अगर आपने प्रोडक्ट ही खरीदा जिसमें ये मार्क्स नहीं थे तो गलती आपकी है फिर, है ना। कैश मेमो यानी जो बिल होता है ना, जिसे आम भाषा में हम लोग बिल बोलते हैं, इसके लिए हमेशा इंसिस्ट कीजिए कि आपको हमेशा बिल मिले। बिल ही तो प्रूफ है कि आपने वहां से खरीदा। विदाउट बिल आप थोड़ी प्रूफ कर पाओगे कि आपने वहां से खरीदा। और बिल का मतलब एक प्रॉपर बिल होता है जिसमें नंबर रहेगा, आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स रहेंगे, टैक्स के डिटेल रहेंगे, सिग्नेचर रहेगा, उस पर्सन का स्टैंप रहेगा जिससे आपने खरीदा, उसे बिल बोलते हैं। कोई भी पेपर में कुछ भी लिख के फाड़ के आपको दे दिया, वो बिल थोड़ी ना हुआ, उससे थोड़ी प्रूफ होगा कि आपने वहां से कुछ खरीदा है। तो एक कैश मेमो आपके पास हमेशा होना चाहिए, ठीक है। डोंट गेट कैरिड अवे, ये लास्ट पॉइंट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। डोंट गेट कैरिड अवे विथ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का काम है अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बोलना, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि आप कुछ हेल्थ ड्रिंक पी के लंबे हो जाएंगे, या फेयरनेस क्रीम लगा के आप गोरे हो जाएंगे, ठीक है, या कुछ टैबलेट खा के आप पतले हो जाएंगे, वो फिर आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप एडवर्टीजमेंट में ऐसे बिलीव करते हैं, ठीक है, डीओ लगा लोगे, लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे, तो ये आपकी आपकी प्रॉब्लम है अगर आप ऐसी चीजों पे बिलीव करते हो तो इसीलिए डोंट गेट कैरिड अवे, ठीक है। ऐसा कोई मैजिकल प्रोडक्ट नहीं होता मार्केट में, ठीक है, जो आपको लंबा कर देगा, पतला कर देगा, गोरा कर देगा, लोग आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होता मार्केट में। अगर आप मानते हो तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको रिस्पॉन्सिबली मार्केट में चलना है, ठीक है ना, अवेयर रहना है, ठीक है। सो यहां तक आप एक बार कवर करके रखो, इसके बाद का पार्ट मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग देखेंगे वो है मेथड्स, बेसिकली हाउ टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, ठीक है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू, कैसे कंज्यूमर को बचाए। तो इसके चार तरीके हैं, जितना मैंने यहाँ पे लिख के दिया बस आप उतना ही करना, बुक में और लंबा है मुझे पता है, बट जो आ सकता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार। तो अभी जैसे ये मेरे क्वेश्चन बैंक का जो बुक मैंने प्रोवाइड किया है, उसमें क्वेश्चन बैंक में आप देखोगे ये क्वेश्चन 2014 में भी आया, 2020 में भी आया, तो हर 5-6 साल में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि आपको 4 मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं, तो चारों मेथड एक्सप्लेन करने हैं। और देखो मार्क्स कितना दिया है, 4 मार्क्स दिया है, तो 4 मार्क्स के लिए कितना लिखोगे। तो मैंने जितना यहाँ पे लिख के दिया है आप उतना ही लिख करके आना, ठीक है। मैं आपको यहीं से करवा देता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको पता रहे कि एग्जैक्टली लिखना कितना एग्जाम है। तो क्या मेथड्स है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के। सबसे पहला मेथड है कि बिजनेस खुद ही सेल्फ रेगुलेट हो जाए, मतलब किसी और को सुधारने की जरूरत ना पड़े, खुद ही सुधर जाओ, ठीक है। बिजनेस कैन इट सेल्फ इंश्योर, क्या लिखा है, इट सेल्फ इंश्योर। तो खुद ही आप चीटिंग मत करो ना कंज्यूमर को, खुद से एक्सप्लॉइटेशन मत करो, तो बाहर से किसी को फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दैट्स नंबर वन। मैंने जो भी है यहाँ पे आपके लिए हाईलाइट, बोल्ड, सब अंडरलाइन वगैरह सब कर दिया, ठीक है। तो पहला तो था कि बिजनेस थोड़ा सुधर जाए, दूसरा है कि कंज्यूमर भी थोड़ा अवेयर रहे। अगर कंज्यूमर अवेयर रहेगा तो चीटिंग ही नहीं होगी। तो उसे थोड़ा अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा, उसे थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा, एमआरपी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी के लिए कौन सा साइन देखना है, एक्सपायरी डेट देखना है, तो क्या क्या देखना है प्रोडक्ट खरीदने टाइम। अगर वो खुद ही सेल्फ अवेयर रहे तो उसके साथ चीटिंग ही ना हो। नेक्स्ट आता है नंबर 3, वो है कंज्यूमर एसोसिएशन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे आपके साथ चीटिंग हो गई, बट आपको नहीं पता कहाँ कंप्लेन करना है, आपको नहीं पता कैसे कंप्लेन करना है, यू डोंट नो द होल प्रोसेस, तो कंज्यूमर एसोसिएशन आपके लिए हेल्प करेंगे। दे आर गोइंग टू रेज द वॉइस, लिखा ना, आपके बदले में ये लोग आवाज उठाएंगे। इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू, दे आर गोइंग टू हेल्प यू फ्रॉम देयर एंड। आपको लॉयर का खर्चा उठाने का पैसा नहीं है, ये आपको हेल्प करेंगे, लॉयर प्रोवाइड करेंगे, तो ये आपके बदले आवाज उठाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप कमजोर हो, बड़े बड़े मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स से लड़ने के लिए आप अकेला नहीं कर पाओगे, तो दे आर गोइंग टू हेल्प यू। तो ये भी एक तरीका हो गया। एंड लास्ट आता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में देखोगे बुक में बहुत सारा पॉइंट है, बट 4 मार्क्स के लिए कितना लिखेंगे, उतना लंबा थोड़ी ना लिखेंगे। 4 मार्क्स के लिए बस हमें इतना लिखना है। सर ये सेपरेटली पूछ रहा है, तो सेपरेटली नहीं पूछेगा, ठीक है। जब भी पूछेगा, देखो ये क्वेश्चन आए हुए ना काफी टाइम हो गया, आप देख सकते हो 14 में आया था, 20 में आया था, ठीक है ना, 20 में कोविड आ गया था, ठीक है, ये एग्जाम हुआ था और अगले दिन से एग्जाम कैंसिल, मतलब वो हो गए थे, पॉज हो गए थे। तो बट बात ये है कि अभी ये हो गया है ना, 5-6 साल हो गया है, ठीक है, ये 5-6 साल के गैप में आता है। तो अभी आप थोड़ा अटेंटिव रहना, ठीक है ना, हो सकता है आपके वाले में ये क्वेश्चन दर्शन दे दे। तो 4 मार्क्स में कितना लिखेंगे, इतना अगर आप लिखोगे और आप
ये तो टाइप किया हुआ है ना, आप हाथ से लिखोगे तो और लंबा जाएगा, तो 4 मार्क्स आपको आराम से मिलेंगे यहाँ पे, एक एक पॉइंट के एक एक मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट कंट्रोल, तो गवर्नमेंट भी अपने तरफ से हेल्प कर सकती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। एक तो है बिजनेस खुद ही समझ जाए, दूसरा है कंज्यूमर थोड़ा अवेयर रहे, तीसरा है कि हम लोग कंज्यूमर एसोसिएशन से हेल्प ले लेंगे, एंड फोर्थ है कि गवर्नमेंट भी थोड़ा अपना एफर्ट दे। गवर्नमेंट कैसे एफर्ट देगी? गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का बना, जिसे फिर अपडेट किया गया 2019 में, और अभी 2019 वाला लॉ चल रहा है, तो ये लॉ किसने बनाया? ये लॉ गवर्नमेंट ने बनाया, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है एक्सेप्ट फ्रॉम, देखो लेजिस्लेचर, ये क्या है? लॉ है ना, लॉ को बोलते हैं लेजिस्लेचर, तो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। अच्छा, और गवर्नमेंट क्या एक्टिविटी कर सकती है? देखो, गवर्नमेंट पब्लिसिटी कर सकती है, पब्लिसिटी यानी पब्लिक तक बात को लेके जा सकती है। गवर्नमेंट का अपना न्यूज चैनल है दूरदर्शन, गवर्नमेंट के रेडियो चैनल्स भी है, गवर्नमेंट के सोशल मीडिया हैंडल्स भी है, तो उसके थ्रू गवर्नमेंट पब्लिसिटी कर सकती है। गवर्नमेंट पब्लिक को बातें बता सकती है कि कंज्यूमर्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एक कैंपेन रन किया जा सकता है कंज्यूमर्स को एडुकेट करने के लिए, एंड अवार्ड प्रोग्राम्स बना सकती है जिसमें कि वो जिन लोगों ने कंप्लेन किया, ठीक है, यूथ एंड वुमेन स्पेशली, जिन लोगों ने कंप्लेन किया, जिन लोगों ने आवाज उठाया सेलर्स के अगेंस्ट, उनको गवर्नमेंट अवार्ड देगी, तो इससे बाकी लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। वो देखेंगे कि अरे वाह, कंप्लेन करने पे अवार्ड मिलता है तो मैं भी कंप्लेन कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा ना, फिर ज्यादा आवाजें उठनी शुरू होंगी, पीपल विल कंप्लेन मोर अगेंस्ट द इनजस्टिस, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स दीज आर द मेथड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। ये मेरे बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1। जिनको भी मेरा बुक चाहिए, अगर कोर्स आप ले रहे हो तो कोर्स में आपको साथ में मिलेगा, अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हो सिर्फ बुक चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारे चैप्टर के जो नोट्स हैं, जो इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, मतलब इस बार के सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं, वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे, जिसमें एग्जैक्टली लिखना कितना है, ठीक है, पर आंसर आपको कितना कितना लिखना है, वो सब आपको अंडरलाइन करके आप देख सकते हो, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, बोल्ड करके, जो जो कीवर्ड्स है सब सजाकर आपको दे दिया गया है, जिससे कि आपका अपना एफर्ट थोड़ा कम लगे। आप बुक से करोगे तो आधा टाइम आपका इसी में जाएगा कि ये पार्ट है या ये पार्ट नहीं है, आधा टाइम तो आपका उसी में चला जाएगा, ठीक है। तो वाई वेस्ट सो मच टाइम, वी डोंट हैव मच टाइम नाउ, सो यू कैन गेट दिस बुक। जिन लोग कोर्स लेते हैं, कोर्स में आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप कोर्स नहीं ले रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। आइए अब देखते हैं अथॉरिटीज इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो हमें 3 अथॉरिटीज है, 1986 में भी था और 2019 लॉ में भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि आपको कंप्लेन करना कहां पे है, वेयर आर यू गोइंग टू गो एंड कंप्लेन, कहां जाओगे कंप्लेन करने। तो देखो, कंप्लेन कहां करेंगे ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अमाउंट दिए हुए हैं, ओल्ड लॉ के अंदर में जो अमाउंट था वो दिया हुआ है, न्यू लॉ के अंडर में जो अमाउंट था वो दिया हुआ है, ठीक है। आपके बुक में शायद न्यू वाला होगा ही नहीं, बट काउंसिल ने अपने न्यू सिलेबस में क्लैरिफाई किया है कि आपको सिर्फ न्यू अमाउंट्स याद रखने हैं, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अमाउंट याद रखना है, ये न्यू वाला। मैं इसको हाईलाइट कर दूं क्या, आपको ना ये न्यू वाला अमाउंट याद रखना है, यानी आपको ओनली ये जो हाईलाइटेड अमाउंट है ना ये याद रखना है। ये शायद आपके बुक में होगा भी नहीं, आपके बुक में वो पुराना वाला होगा। पुराना वाला मत करना, पुराना वाला काउंसिल ने मना किया है। जो ओल्ड वाला है मैं उसको काट ही देता हूँ, रेड चला देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। ये रेड कर देता हूँ, ये रेड वाला आपको नहीं करना है, शायद बुक में वही दिया हुआ होगा, ठीक है। तो रेड वाला नहीं करना, आपको येलो वाला जो मैंने हाईलाइट किया ना वो अमाउंट करना है। तो आइए बात करते हैं। देखो, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो 1 करोड़ तक का है, मान लो आपका कोई फ्लैट है या गाड़ी खरीदे हो, कोई भी चीज 1 करोड़ से कम की है, तो आप कहां कंप्लेन करोगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंप्लेन करोगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेन करोगे। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है, मान लो कोई महंगा घर खरीदा है या महंगी गाड़ी खरीदी है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक का है, तो आप कहां जाओगे कंप्लेंट करने, तब आप स्टेट कमीशन में जाओगे, जो आपके स्टेट का जो कैपिटल होगा ना, जैसे बंगाल में कोलकाता है तो कोलकाता में जाके कंप्लेंट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा है, कोई गाड़ी हो सकती है, कोई घर हो सकता है, ठीक है, तो इफ द वैल्यू इज मोर देन 10 करोड़, तो आप जाओगे सीधे नेशनल कमीशन जो कि दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो वहां पे जाके आप कंप्लेंट करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका कंप्लेंट कहां करेंगे उसकी बात। अच्छा, नेक्स्ट है, अगर मैं केस हार जाऊं तो, अच्छा यहाँ पे ना पहला वाला जो है ना 30 डेज, इसको काट के 45 डेज कर लेना। जो लोग मेरे से क्लास लेते हो, मैं 45 डेज पहले करा दिया था, बट जो लोग यूट्यूब में देख रहे हैं तो 30 की जगह
45 कर लेना सिर्फ पहले वाले को, ठीक है, बाकी सब 30-30 रहेगा, पहला वाला 45 रहेगा, ठीक है। शायद आपके बुक में इतना होगा भी नहीं, बट द न्यू लॉ इज दिस ओनली, आपका बुक अभी अपडेटेड नहीं हुआ है उतना, ठीक है। तो न्यू लॉ में ऐसा ही बोला गया है, ठीक है, ओके। चलो बात करते हैं, देखो बात है कंप्लेन कहां कहां करना है वो हमने देख लिया, वो अमाउंट के हिसाब से। बट अगर केस हार गए तो क्या करेंगे? केस हार गए तो हम लोग अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? अपील कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में अगर मैं केस हार गया तो मैं स्टेट लेवल पे कंप्लेन करूंगा। कब तक कंप्लेन करूंगा? 45 डेज, जिस दिन जजमेंट आ गया, जिस दिन मुझे पता चला मैं हार गया, मुझे वहां से 45 डेज मिलेगा केस स्टडी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से मुझे 45 डेज मिलेगा और मैं नेक्स्ट 45 डेज के अंदर में नेक्स्ट लेवल पे कंप्लीट करूंगा। मैं वहां गया, वहां पे भी फिर केस हार गया तो मुझे 30 डेज मिलेगा अगले लेवल में जाने के लिए, यानी नेशनल कमीशन। अच्छा, नेशनल कमीशन गया, वहां भी केस हार गया तो नेशनल कमीशन से अगेन 30 डेज मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में जाने का। सुप्रीम कोर्ट में भी केस हार गए तो बस मान लो भाई सुप्रीम कोर्ट के आगे और कुछ नहीं है, इस देश में सबसे आगे सुप्रीम कोर्ट ही है, ठीक है। सो ये हो गया अपील का टाइमिंग और कहां कहां कंप्लेन करना है, किस किस अमाउंट पे। याद रखना, न्यू अमाउंट काउंसिल ने क्लियरली बोला है, डोंट रिमेंबर द अमाउंट विच इज गिवन इन योर बुक। आपके बुक में पुराने अमाउंट दिए हैं, काउंसिल मार्क्स काट लेगा आपके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, रेमेडीज क्या क्या है। रेमेडीज बोले तो सोल्यूशन क्या क्या है। आपने कंप्लेन किया, आपको सोल्यूशन क्या क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे कितना याद करेंगे? एनी 2-3 याद करने से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। पूरा चैप्टर 3 से 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज। क्या क्या हमें रेमेडीज मिलेगा, क्या क्या हमें सोल्यूशन मिलेगा? नंबर 1, कोर्ट का जजमेंट आ सकता है। ऊपर 3 कोर्ट हमने देखा ना, ये 3 कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, फोरम, ये सब कोर्ट्स ही है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। तो ये तीनों कोर्ट क्या क्या जजमेंट दे सकते हैं? ये जजमेंट दे सकते हैं सेलर को कि रिमूव द डिफेक्ट्स इन द गुड। मान लो हमारा जो गुड्स था उसमें कोई डिफेक्ट था तो जजमेंट आ सकता है कि वो डिफेक्ट को ठीक करो, रिपेयर करो, या फिर रिप्लेसमेंट कर दो, एकदम ब्रांड न्यू आइटम दे दो, इसको हटाओ और एक ब्रांड न्यू आइटम दे दो, या फिर रिफंड कर दो, अगर नहीं कुछ चेंज कर सकते तो पैसे वापस कर दो, या अगर कुछ तकलीफें हुई है तो उसका कॉम्पेंसेशन दे दो, कॉम्पेंसेशन दे दो, ठीक है ना। तो ऐसा कोई 2-3 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ गुड्स भी हो सकता है, ये देखो विड्रॉल, मतलब ऐसा गुड्स को ही हटाओ, मार्केट से ही हटाओ ऐसे गुड्स को, तो ठीक है ना। तो ये सब हो गया। लास्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, जो सिलेबस में बोला है मैं बस उतना करा रहा हूँ। आपके बुक में हो सकता है बहुत टॉपिक्स दिए हो, बट मैं वो करा रहा हूँ जो सिलेबस में गिवन है, ठीक है। तो आप अपना टाइम बचाइए, जो जो मैं बुक में करवा रहा हूँ, जो यहाँ पे करवा रहा हूँ, बस आपको उतना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है आपके बुक में बहुत कुछ दिया हो, बट दोज आर नॉट इन द सिलेबस, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। बिफोर दैट आप एक बार अपने एंड से ये चैप्टर देख लो, देन इसको करेंगे। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट इज some important points of Consumer Protection Act 2019, ठीक है। सो जितना मैंने यहाँ पे करवाया है या आपको करवा रहा हूँ, आप बस उतना अच्छे से करना, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ CCPA होगा। CCPA मतलब क्या हो गया? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये बिल्कुल से RBI के जैसे है। जैसे मनी के मैटर में RBI, शेयर्स के मैटर में सेबी, वैसे ही कंज्यूमर्स के मैटर में हु इज गोइंग टू बी द अथॉरिटी? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA, ठीक है। उनका काम क्या क्या होगा यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, आप एनी टू कर सकते हो। बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उनके लिए नियम बनाना, मार्केट में वॉच रखना, सेलर्स क्या कर रहे हैं उनके एक्टिविटीज पे ध्यान रखना, वो सब इनका काम है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 2, एंड पॉइंट नंबर 2 इज फॉर कंपनीज लाइक Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अभी देखो होता क्या है कि पहले, जैसा कि मैंने बोला, पहले का लॉ कब था? 1986 में आया था ओल्ड लॉ। ओल्ड लॉ कब आया था? 1986 में, ये ओल्ड लॉ था। सो उस जमाने में ना कोई इंटरनेट ना कुछ, लोग जाते थे फिजिकली प्रोडक्ट वेरीफाई करते थे और खरीदते थे। बट आज के टाइम में लोग खरीद रहे हैं कहां से? Amazon से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से। तो ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट से लोग खरीद रहे हैं। People are only watching the picture and the videos of the product. People are not actually watching the real product. पिक्चर तो वो कैसे भी मैनिपुलेट करके दे सकते हैं। तो वी आर नॉट गेटिंग टू सी द रियल प्रोडक्ट, वी आर ओनली गेटिंग टू सी द डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसीलिए इनके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे लोगों के लिए। इनको बोला गया है कि आप पहली बात तो फुल इंफॉर्मेशन दो रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, इन सबको लेके आप पूरा अपना डिस्क्लोजर दो कि आपकी पॉलिसी क्या है।
क्योंकि कस्टमर आपसे डायरेक्टली बात तो कर नहीं रहा है, कस्टमर बस पढ़ रहा है वहां पे आपने क्या लिखा है, बस वो पढ़ के हो रहा है, फेस टू फेस तो कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी बात, ये जो नियम बनाए गए हैं ये आपके लिए मैंडेटरी है, मतलब Amazon फ्लिपकार्ट के लिए मैंडेटरी है, ये उनको चॉइस नहीं दिया गया है, दे हैव टू डू इट, उनको अपने सारे पॉलिसी डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। दूसरा, अगर गुड्स वैसा नहीं है जैसा प्रॉमिस किया गया था, मतलब आपने दिखाया कुछ और था और भेजा आपने कुछ और, तो फिर कंज्यूमर रिटर्न करेगा, और वो रिटर्न को आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, यू कांट रिफ्यूज टू टेक बैक। आपने दिखाया था कि फोन आप भेजोगे ब्लू कलर का और आप, ठीक है, दिस इज अबाउट Amazon फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी, तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ये है मैन्युफैक्चरर्स के लिए। आप प्लीज लिखते चलना थोड़ा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और दूसरा ये किनके लिए था, ये था Amazon फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए, Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आपका मिंत्रा हो गया, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या बात है, अगर आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, ठीक है, यस, यू हैव टू कॉम्पेंसेट फॉर द इंजरी या डैमेज। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट, मान लो जैसे स्कूटी बनाया आपने, ठीक है, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, बट आपने स्कूटी बनाया और स्कूटी का डिजाइन ऐसा था, उसके मटेरियल ऐसे थे कि मतलब आग लग जा रही है स्कूटी में बैठे बैठे अपने आप, ठीक है, तो फिर आपको उसके लिए कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। इसको लेके नियम है, ऑलरेडी है नियम, ठीक है, कि आपने अगर कोई चीज बनाया है और उस प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, डिजाइनिंग में डिफेक्ट है, ठीक है, कुछ भी हो जा रहा है उसमें, और कंज्यूमर को उसके चलते हेल्थ वाइज या फिजिकल सेफ्टी कंज्यूमर की हैम्पर हो रही है, तो फिर आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दैट, ठीक है। पनिशमेंट फॉर सेलिंग एडल्ट्रेटेड गुड्स, एडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी गुड्स, ये होता है फूड आइटम्स में, ठीक है ना, मिलावट और किसमें होगा, फूड आइटम्स में। तो जैसे मिठाई दुकान है या रेस्टोरेंट्स है, वो खाने में या कोई चीज में ऐसा कुछ मिला रहे हैं जिससे कि खाने की क्वालिटी बहुत डिग्रेड हो रही है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये ध्यान से सुनना, ठीक है, इस पे केस स्टडी भी बन सकता है, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है 2 साल तक के लिए, आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है, देखो वर्ड क्या लिखा है, मे सस्पेंड, हो जाएगा, विल सस्पेंड नहीं लिखा है, तो हो जाएगा ऐसा गारंटी नहीं है। अप टू 2 इयर्स है, देखो वर्ड्स पे ध्यान देना, केस स्टडी में ना ये फंस जाएगा। अप टू 2 इयर्स है, मतलब 2 महीने का भी हो सकता है, 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल तक का भी हो सकता है। 2 साल से ज्यादा नहीं होगा, बट 2 साल से कम हो सकता है, इट कैन बी। तो जिनके पास भी, जिनको थोड़ा अच्छा मार्क्स स्कोर करना है ना, वो थोड़ा ये सब लिख के रखेंगे, इनका मतलब लिख के रखना, बिकॉज इतना डिटेल में फिर कोई और जाएगा नहीं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख के रखना, इट कैन बी, जिनको अच्छा स्कोर करना है वो लोग लिख के रखना, इट कैन बी फॉर लेस देन 2 इयर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ड लिखा अप टू, मतलब मैक्सिमम 2 इयर्स है, वो 2 महीने का भी पनिशमेंट हो सकता है, सस्पेंशन 2 महीने का भी हो सकता है, और सस्पेंशन पहली बात तो हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है, मे लिखा है, कर सकते हैं, कर देंगे ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा सेटिंग हो जाएगा वहां पे। ओके, हाँ, ये पहली बार, अगर आपने पहली बार, ये देखो यहाँ क्या लिखा है, फर्स्ट इंस्टेंस, पहली बार आपने कुछ मिलावट किया तो आपका ये पनिशमेंट है। हाँ, आपके पनिशमेंट मिल जाने के बाद आप वापस आए और वापस आके फिर से आपने वही अपना धंधा शुरू कर दिया, तो सेकेंड टाइम जब कर रहे हो ना, या सब्सिक्वेंटली जब कर रहे हो, तो फिर हो सकता है आपका लाइसेंस परमानेंटली खत्म कर दिया जाए, मतलब आपको उस बिजनेस से ही चलता कर दिया जाएगा। अगेन द वर्ड हियर इज मे कैंसिल, कर देंगे, विल कैंसिल ऐसा नहीं लिखा है, ठीक है ना, तो हो सकता है कि आपको फिर से माफी मिल जाए, तो दैट्स पॉसिबल, बट अदरवाइज चांसेस है कि अब आप परमानेंटली बैन हो जाओगे फिर। ओके, नेक्स्ट है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, मीडिएशन जिसको बोलते हैं, मतलब दोनों पार्टी सेलर एंड बायर दोनों को बुलाया जाएगा और दोनों को बोला जाएगा कि बीच का कोई रास्ता निकाल लो, मीडिएशन कर लो, क्या तुम इसके ऊपर कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कंप्लेन कर रहा है,
ठीक है, केसेस लंबे चले जा रहे हैं, तो क्या इतना कोर्ट कचहरी में फंसे हो, बीच का मीडिएशन कर लो। तो अगर दोनों पार्टी एग्री करते हैं तो दोनों पार्टी मीडिएशन कर सकते हैं। इसके लिए अलग से एक मीडिएशन सेल बनाया गया है, एक डिपार्टमेंट बनाया गया है सेपरेटली, जो कि ये बीच वाला काम करवाएगी, मतलब दोनों में दोस्ती करवा देगी। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसा इधर उधर करके, मतलब दोनों पार्टी में से जिसको पे कर रहे हैं तो थोड़ा कम में पे करके केस को रफा दफा किया जाएगा। बट बी केयरफुल, एक बार आपने मीडिएशन का रास्ता ले लिया, बाद में आप नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मेरे साथ तो चीटिंग हुआ है, मैं फिर से कंप्लेन कर रहा हूं। अब नहीं, नो अपील अगेंस्ट मीडिएशन। तो अगर सेटलमेंट हो गया है, मीडिएशन हो गया था, आपने मान लिया था, आपने साइन कर लिया था, आपने पैसे ले लिए, अब घर जाओ, अब मत रोना कि नहीं 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 मेरा उस टाइम दिमाग काम नहीं किया। अब नहीं कर सकते, ठीक है ना, एक बार। एंड लास्ट पॉइंट आप कर सकते हो, सिंप्लीफिकेशन किया गया प्रोसेस का। ऐसे पहले बहुत सारी चीजें थी जहां पे आपको जा करके केस लड़ना पड़ता था, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिखा होगा यस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अभी होता है, पहले आपको दिल्ली जाना पड़ता था नेशनल कमीशन में। अभी कंप्लेन्स के बारे में अगेन एक है, यस ये वाला, आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्लेन कर सकते हो। पहले आपको जाके कंप्लेन करना पड़ता था, अब डिजिटली कंप्लेन कर सकते हो। पहले आपको जाके केस में फिजिकली वहां पे हियरिंग में प्रेजेंट रहना पड़ता था, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। 5 लाख तक का मैटर है तब तो आपको कोई फाइलिंग फीस भी नहीं लगेगा, केस का फाइलिंग फीस भी नहीं लगेगा। सपोज आपने फोन खरीदा, फोन में कुछ गड़बड़ मिला तो आप उसके लिए कंप्लेन कर रहे हो, 5 लाख से नीचे का आइटम है, आप फ्री में कंप्लेन कर सकते हो। बड़ा आइटम होता 5 लाख से ज्यादा का होता, ठीक है, कोई गाड़ी होती तो फिर बड़े उसमें फाइलिंग फीस लगता। 5 लाख से कम का है मैटर तो फिर फाइलिंग फीस भी नहीं लगेगा। तो क्या है ना, प्रोसेस को सरकार सिंप्लीफाई कर रही है। 1986 का जो लॉ था उसके कंपैरिजन में 2019 अभी जो हमने पढ़ा ये 2019 का लॉ है। तो 2019 का लॉ चीजों को काफी सिंप्लीफाई कर रहा है, फास्ट ट्रैक कर रहा है, और सेलर्स के लिए थोड़ा ये लॉ और स्ट्रिक्ट हो गया है। ठीक है ना, बाकी जो डिफरेंसेस है ओल्ड लॉ और न्यू लॉ के बीच में, ये आप एक बार बुक से कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, सो दैट इज इट। अब जो है आपको क्या करना चाहिए, आपको जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं अभी अभी कर लेना, तो फिर जल्दी हो जाएगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर सिलेबस। लेट्स सी आगे क्या आएगा। ठीक है, आपको कैसा लगा, आप पूरे साल जो भी चैप्टर्स किए हो मेरे साथ, तो मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा है आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं तो मैं भी अभी कुछ और कंटेंट तो लाऊंगा, लेट्स सी क्या लाता हूँ। चलो अभी अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।